वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल पेपर 5 कक्षा 8वीं विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख कर जाना है। तो बच्चों कल आपका पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो हम ये भी बताएंगे कि आपको PDF कहाँ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो समय आपका रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक आपका रहेगा 90 का। ठीक, और नोट दिया गया सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो इसमें ये आपका 5 नंबर का है, एक नंबर के 5 होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा एल्युमिनियम। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है। ठीक, तो ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन है इसमें, उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मारणिक कारण। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। 7 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके नीचे आंसर भी दिए गए हैं, यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक गैस है। ठीक, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक, तो बच्चों दहन यानी जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 7 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका फोर्थ नंबर है अलैंगिक जनन होता है। ठीक, तो अलैंगिक जनन किस में होता है। मेंढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका हाइड्रा में। 10 नंबर इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक, तो इनमें से बताना है कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। सीरियस, बुध, शनि और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है पृथ्वी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सीरियस। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा सीरियस जो है ये आपका सूर्य का ग्रह नहीं है। बुध, शनि, पृथ्वी आपके सूर्य के ग्रह हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये 4 नंबर के हैं, 4 है एक नंबर के। तो पहला है आपका किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकर्षित करता है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या यहाँ पर डैश आपको फिल करना है पोषण पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल। ठीक, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पेट्रो रसायन। ठीक, तो यहाँ संश्लेषित यहाँ भी सा है और यहाँ भी सा है। ठीक, तो पेट्रो रसायन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड रोग के द्वारा होता है। टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है, तो यहाँ हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर बैक्टीरिया फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 18 नंबर के है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण देना है कि जिसमें लगाए गए बल के द्वारा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है तो गद्दे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, पहला हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर है, दोनों हाथों के बीच में फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाने पर गुब्बारे की आकृति बदल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 आपको उदाहरण देने हैं। ठीक, तो पहला दूसरा दोनों आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर उपग्रह किसे कहते हैं। कृत्रिम एवं प्राकृतिक उपग्रह के एक उदाहरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको उपग्रह की परिभाषा देनी है सबसे पहले और कृत्रिम एवं प्राकृतिक उपग्रह के एक उदाहरण देने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ग्रहों के गुरुत्वीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह भी आपको बताना है। कृत्रिम उपग्रह होता है मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और प्राकृतिक होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन,
ईंधन क्या है? ईंधन के अपूर्ण दहन से होने वाली कोई दो हानियाँ बताइए। ठीक, तो सबसे पहले ईंधन की परिभाषा देनी है, फिर इससे होने वाली हानियाँ बतानी है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा, ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ईंधन के अपूर्ण दहन यानी कि आधे जलने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ईंधन के अपूर्ण दहन से आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है क्योंकि सांस लेने पर यह हमारे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसकी हानियाँ बता देनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो निषेचन की परिभाषा बतानी है और निषेचन कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों निषेचन क्या होता है ये जान लेते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु संपर्क में आते हैं, तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है, अतः शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक, और इसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें बताना है आपको कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन बच्चों दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो निषेचन मादा के शरीर में संपन्न होता है, अर्थात मादा के शरीर में ही निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य में। ठीक, बाह्य निषेचन क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक। इस प्रकार के निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत युग्मकों के नष्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवास से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो प्रवास क्या होता है, प्रवास आपको परिभाषा बतानी है। ठीक, तो कुछ स्पीशीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको प्रवास बता देना है। नेक्स्ट है, खरपतवार किसे कहते हैं, किसी एक खरपतवार नाशी का नाम भी बताना है। ठीक, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार नाशी का नाम भी बताना है। ऐसा पौधा जो अवांछनीय स्थानों पर बिना बोए स्वयं ही उग जाता है और उस फसल को विभिन्न रूपों में क्षति पहुंचाकर उपज की हानि करता है, खरपतवार कहलाता है। ठीक, खरपतवार के उदाहरण आपको बताना, गेहूं की फसल में उगने वाला जंगली जई का पौधा खरपतवार का उदाहरण है। ठीक, और इसमें आपको एक खरपतवार नाशी का नाम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,4-D वीड मार्ट। ठीक, और इसके बाद आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 15 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, तो घर्षण किस प्रकार से हमारा शत्रु भी है मित्र भी है, तो दोनों आपको उदाहरण सहित बताना है। ठीक, तो बच्चों घर्षण जरूरी है और घर्षण से क्या हानियां होती हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं शत्रु क्यों हैं। तो घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है, घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण ना होता तो चलना भी असंभव हो जाता। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि नहीं, तेज वर्षा के समय लाइनमैन के द्वारा बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता क्योंकि वर्षा जल विद्युत का चालक होने के कारण ऐसी स्थिति में विद्युत शॉक का अधिक खतरा बना रहता है। वर्षा जल के कारण बाहर स्थित लाइन गीली हो जाती है। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे क्या हैं, किन्हीं दो प्रकार के संश्लेषित रेशों के नाम व उपयोग बताइए। ठीक, तो कृत्रिम सूत या सिंथेटिक फाइबर्स, इसी को हम लोग संश्लेषित रेशे बोलते हैं। वे सूत या रेशे जिन्हें प्राकृतिक रूप से जानवरों तो पौधों से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। समान रूप से कहा जाए तो सूत बनाने वाले पदार्थों को किसी पतले छिद्र से बलात भेजकर सूत का निर्माण किया जाता है, जैसे नायलॉन, रेयान, एक्रिलिन आदि। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना अधिक कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों से में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। ठीक,
तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की हरी पत्तियों में नमी होने से पत्तियों का तापमान कम रहता है, जिसके कारण इनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर में आग जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होने के कारण वे शीघ्रता से आग पकड़ लेती हैं। ठीक, इसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको नहीं करना है, एक ही करना है। अथवा वाला कर लीजिए या फिर आप ऊपर का कर लीजिए। ठीक, तो आपने एक बता दिया आपको ऊपर वाला। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर बताना है। इसके अथवा में ये क्वेश्चन और दिया गया है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, तो हमने अथवा वाला बता दिया है, पादप कोशिका के इस तरीके से आपको चित्र तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक, तो पूरा चित्र आपको इस तरीके से तैयार करना है। ठीक, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, आपको गूगल पर सर्च करना है bandanaclasses.com। ठीक, bandanaclasses.com आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी सभी सैम्पल पेपर्स की, 1 से लेकर 6 तक के जितने सैम्पल पेपर हैं, तो साइंस के पूरे मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चित्र दिया गया है, ये चित्र आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक, तो यहाँ पर रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना था। तो लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, तो नर में होता है XY गुणसूत्र और मादा में होता है XX। ठीक, ये जनक होते हैं। इसके बाद XY और XX इस तरीके से इनमें संकरण कराया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर XX मादा भ्रूण बनते हैं और XX मादा भ्रूण और XY नर भ्रूण और XY नर भ्रूण। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिंग निर्धारण का चित्र सहित तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों इसके भी अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, आवेशित गुब्बारा हमारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या करिए। ठीक, नेक्स्ट इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आने के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। पृथ्वी के अंदर भूकंप क्यों आते हैं, इसका कारण बताना है और वर्णन भी को पूरा करना है। तो कारण क्या है ये जान लेते हैं। तो पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव उस क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव अधिक और कम हो जाता है, यह ज्वालामुखी प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक, भूमि असंतुलन, तो यहाँ पर आपको बताना है भूमि असंतुलन के द्वारा भी भूकंप आते हैं। भूमि की विभिन्न परतों के असंतुलित होने के कारण भी भूकंप की संभावनाएं होती हैं। भूमि की ऊपरी सतह निचली सतह से हल्की होती है और यदि क्षेत्र में इन दोनों सतहों में असंतुलन होने लगता है तो उस स्थान में कंपन के कारण भूमि कटाव आदि होने लगता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। अतः भूकंप असंतुलित भूमि के असंतुलन के व्यवहार के कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक, जलीय बहार है नेक्स्ट हेडिंग। तो जलीय बहार के कारण भी भूकंप आते हैं। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है और इन परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। ठीक, पृथ्वी का सिकुड़ना इसका नेक्स्ट हेडिंग है। तो पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में भी कई परतें परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही भूकंप कहलाता है। ठीक, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय भी बताना है। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का एक ध्वनि प्रदूषण रूप है। यह समस्या भी नगरों में ही अधिक पाई जाती है। पर्यावरण में शोर अथवा ध्वनि का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक,
शोर क्या है? वास्तव में जो आवाज़ आपको पसंद नहीं है आपके लिए शोर है, चाहे वह धीमी आवाज़ में बजते गाने हो या नारे हो या वाहनों के हॉर्न हो, रेलगाड़ी की आवाज़ हो, वायुयान की आवाज़ भी शोर ही है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। टाइपराइटर्स की खटखट, जनरेटर की घर घर की आवाज़ हमें बहुत परेशान करती है। ठीक, ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे वाहनों के हॉर्न वहीं बजाए जाने चाहिए जहां ज़रूरत हो। अनावश्यक रूप से वाहनों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। शादी विवाह में पटाखों, डीजों की आवाज़ पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक, इसका नेक्स्ट है, मनुष्य को सूचना देने वाले सायरन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों को आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, अपश्रव्य और श्रव्य ध्वनि क्या होती है? आवृत्ति परास इसमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे? ठीक, तो यहाँ पर आपको मानव नेत्र का चित्र भी बनाना है, उसकी संरचना का वर्णन भी करना है और आपकी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे ये भी आपको बताना है। ठीक, तो नेत्र मनुष्य को प्राकृतिक द्वारा प्राप्त बहुमूल्य देन है। इसके द्वारा ही हम रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र के विभिन्न प्रकार से ये दिए गए कार्य हैं, भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। संरचना पहले आपको देख लेना है। तो यहाँ पर ये नेत्र की संरचना है, बहुत ही इजी है, आराम से आपको तैयार कर लेना है। तो ये आप तैयार कर सकते हैं। इसमें बॉडी पार्ट नेम भी हैं, दृढ़ पटल, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, नेत्र लेंस, कंचाव, रेटिना। ठीक, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसके बारे में वर्णन भी आपको करना है। ठीक, नेत्र एक गोला होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। गोले का सामने वाला भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। उभरे हुए भाग के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इस पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है तथा इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम अथवा तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ये अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है एवं इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। ठीक, तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग निम्न प्रकार से हैं। तो पहला आपको हेडिंग डालना है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है बच्चों? नेत्र का गोला बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, तो दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली स्थित होती है। इस झिल्ली को कोराइड झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली प्रकाश को शोषित करके उसके आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। ठीक, नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बच्चों? नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। ठीक, नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है। इस पर्दे को आइरिस कहते हैं। चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया। ठीक, तो चित्र में आपको देख लेना है। नेक्स्ट है पुतली अथवा नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। इस छिद्र को पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात जब आँख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तब पुतली का आकार अपने आप ही छोटा हो जाता है तथा अंधेरे में जाने पर इसका अपने आप ही आकार बड़ा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आइरिस के ठीक पीछे होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और लेंस में अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका कांचाभ। कांचाभ क्या होता है? कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेटिना।
और इसके बाद है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक, तो नेत्र की रेटिना क्या होती है? कोराइड झिल्ली के ठीक पीछे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। ठीक, तो इसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता ये आपको देख लेना है। मेन पॉइंट ये है इसका, एक स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हम अपने नेत्रों की देखभाल किस तरीके से करेंगे। तो हमें अपने आँखों को बार बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। हमें अपने आँख नहीं मलनी चाहिए और ना ही गंदे हाथों से छूना चाहिए। यदि धूल के कण हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। हमें सीधे सूर्य या एक शक्तिशाली प्रकाश को नहीं देखना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की आघात वर्धनीयता के गुण से क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर इनकी पतली चादरें बनाई जा सकें आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुओं में ये गुण पाया जाता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। तांबे का उपयोग आमतौर पर विद्युत तारों में किया जाता है। कई कंप्यूटर तकनीकों में सोने का उपयोग किया जाता है और चांदी का उपयोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 8वां में क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण कैसे कहते हैं? हमारी कौन कौन सी गतिविधियां जल को प्रदूषित करती हैं? ठीक, और इसके 8वां में भी क्वेश्चन दिया गया है, इनमें टिप्पणी लिखना है आपको। वायु प्रदूषण का ताजमहल पर प्रभाव और इसके बाद आपका गंगा कार्य योजना। ठीक, तो दोनों पर टिप्पणी इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये आपका पहला वाला हो गया और गंगा कार्य योजना ये आपका सेकंड वाला हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा आपको तैयार कर लेना है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय, चतुर्थ। ठीक, इस तरीके से आपको ये है बच्चों पूरा पूरा सॉल्यूशन पेपर। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी पूरी सैम्पल पेपर की। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।